हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैक्स प्लानिंग में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वित्तीय प्रबंध या पूंजी संरचना हेतु कर नियोजन। टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए कि किसी भी वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि व्यवसाय में जो धन लगा है वो अधिक से अधिक उत्तरोत्तर बढ़े, वृद्धि हो। तो किसी भी व्यावसायिक संगठन में वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है, पहले हम उस पर प्रकाश डालेंगे, फिर हम कर नियोजन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि व्यवसाय में जो धन लगा है उसे अधिकतम करना, उसे उत्तरोत्तर और बढ़ाना, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था के जो मुख्य साधन हैं उसमें लगे फाइनेंस को या वित्त को इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है जिससे संस्था में लगे प्रत्येक तत्व के मूल्य में वृद्धि की जा सके। इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि अधिकतम आर्थिक प्रत्यय की प्राप्ति हो सके। तो सर्वप्रथम हम पूंजी संरचना हेतु जब कर नियोजन को पढ़ने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो व्यवसाय के धन को अधिकतम करना, लगे हुए प्रत्येक तत्व के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करना, और तीसरा अधिकतम आर्थिक प्रत्यय की प्राप्ति करना। अगला बिंदु हमारा आता है विनियोगों पर अधिकतम लाभ दर से प्राप्ति। कि यदि मान लीजिए व्यवसाय में लगे हुए धन को कहीं विनियोजित किया गया है तो उस पर मैक्सिमम रेट से प्रॉफिट जो है वो, रिटर्न जो है वो प्राप्त हो। उसके बाद यह भी देखना कि अंशधारियों को यदि लाभांश वितरित करना है तो लाभांश राशि की उपलब्धता पर्याप्त है अथवा नहीं है। अंशधारियों को वितरित किया जाने वाला जो लाभांश है वो पर्याप्त है या नहीं है। दूसरा है ऋण पूंजी पर ब्याज राशि की गणना। देखिए, क्या होता है कि जब व्यवसाय में समता पूंजी से पूरी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती तो ऋण पूंजी को भी व्यवसाय में लगाना पड़ता है। तो यह भी ध्यान देना होता है वित्तीय प्रबंध में कि ऋण पूंजी का ब्याज अगर हम संस्था जो है वहन कर सकती है तो ही ऋण पूंजी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए या व्यवसाय में लगाया जाए। और यदि लगाया गया है तो व्यवसाय की कर योग्य आय की गणना करते समय ऋण पूंजी पर जो ब्याज है उसे व्यय के रूप में घटाया जा सकता है, और उसे घटाया जाना चाहिए। कब? जब तक कि अंशधारियों को वितरित होने वाला लाभांश हमने नहीं वितरित किया, उसके पहले इसको घटाया जाना अनिवार्य है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि ये देखते हैं कि ऋण पूंजी स्वयं की पूंजी से श्रेष्ठ है, परंतु वित्तीय प्रबंधक को बढ़ते हुए ऋण से बढ़ती हुई जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऋण पूंजी पर ब्याज की दर जो है वो स्थायी होती है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवसाय सही तरीके से चलता है तो संस्था अंशधारियों को मिलने वाली लाभांश में वृद्धि हो जाती है। लेकिन वित्तीय प्रबंधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की बढ़ती हुई राशि व्यवसाय की जोखिम को तो नहीं बढ़ा रही है। साथ ही साथ व्यवसाय हेतु मशीन की वैकल्पिक व्यवस्था। यदि मान लीजिए, ये हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मान लीजिए किसी मशीन की व्यवस्था करनी है तो उसे किराए पर लेकर किया जाए या उसे खरीदा जाए। क्योंकि यदि उसे किराए पर लिया जाता है तो केवल मशीन का किराया व्यय के रूप में स्वीकृत होता है, जबकि यदि मशीन को क्रय कर लिया जाए तो मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो, और मशीन को लेने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसके ब्याज, दोनों की कटौती ब्याज जो है व्यय के रूप में स्वीकृत की जाती है। इस तरीके से वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए कर निर्णयों का निर्धारण करना होता है। ठीक है। इसी प्रकार लाभांश वितरण व्यवस्था एवं कर नियोजन। देखिए, क्या होता है, लाभांश वितरण व्यवस्था के संबंध में जब हम कर नियोजन की बात कर रहे हैं तो वित्तीय प्रबंधक को कई बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे कंपनी को लाभांश बांटने पर कर देना होता है, परंतु यदि लाभ का व्यवसाय में ही पुनः विनियोग कर दिया जाए अथवा अंशधारियों को बोनस अंशों का वितरण कर दिया जाए तो लाभांश के संबंध में कोई भी कर दायित्व संस्था में उत्पन्न नहीं होता। हालांकि लाभांश नहीं बांटने की स्थिति में कंपनी की जो प्रतिष्ठा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है ना। फिर भी वित्तीय प्रबंधक परिस्थितियों को देखते हुए वह निर्धारित करता है कि लाभांश का वितरण मतलब नकद में किया जाए अथवा लाभांश
बोनस अंशों के रूप में किया जाए। हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है कर नियोजन हेतु पूंजी संरचना संबंधी निर्णय। अब हम यहाँ कर नियोजन की बात कर रहे हैं। तो देखो, पूंजी संरचना संबंधी निर्णय लेते समय सर्वप्रथम वित्तीय प्रबंधक को ये देखना चाहिए कि कुल कितने वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी। यानी कि व्यवसाय में यदि पूंजी इंट्रोड्यूस की जा रही है व्यवसाय को चलाने के लिए, तो कितनी तरह की पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम पूंजी का अनुमान भी हम इसमें ले सकते हैं कि पूंजी को हम अंश पूंजी में, पूर्वाधिकार अंश पूंजी में, समता अंश पूंजी में, ऋण पूंजी में, तीनों में या तीन में से किसी एक में या दो में हम लेंगे। ये सारी व्यवस्था उसे देखनी होती है। वित्त की प्रकृति कैसी रहेगी, यानी कि अल्पकालीन वित्त की प्रकृति होगी या दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होगी, अर्थात इसमें हमें आवश्यक पूंजी का अनुमान भी लगाना होता है। इसी तरह वित्त के उपलब्ध स्रोतों या पूंजी के साधन, जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे ऋण पूंजी या समता अंश पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी, तो हमें किस तरीके से संस्था में पूंजी की व्यवस्था करनी है। पूंजी की लागत, ऋण पूंजी की जो लागत है वो ब्याज एवं अंशों की जो लागत है वो लाभांश मानी जाती है, परंतु इसके साथ अनेक प्रकार की लागतें लगती है, जैसे पूंजी निर्गमन के एवं आवश्यक कागज बनाने के व्यय भी होते हैं। तो ये देखा जाए कि पूंजी की लागत कितनी आती है। अगला बिंदु हमारा आता है समायोजन। देखिए, पूंजी की लागत या पूंजी की उपलब्धता, भविष्य की योजनाएं एवं कर नियोजन आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही यह तय किया जाता है कि किस साधन से कितनी पूंजी व्यवसाय में उपलब्ध की जाए। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें कर नियोजन करते समय हमें पूंजी संरचना हेतु ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो पूंजी संरचना के आधार पर यह निर्णय लिया जा, ये हम तय कर सकते हैं हमारी नीति की कर नियोजन की व्यवस्था कैसी रहेगी। तो पूंजी संरचना द्वारा कर का नियोजन अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान में देना चाहिए। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं ऋण पूंजी से पूंजी की व्यवस्था। देखिए, यदि ऋण पूंजी से पूंजी की व्यवस्था की जाए तो ब्याज का भुगतान करना होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय ब्याज एक स्वीकृत व्यय होता है। इसके विपरीत यदि मान लो अंश पूंजी निगमित करके पूंजी की व्यवस्था कर दी जाए तो उस पर दिए लाभांश व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो लाभांश वितरण करने पर कर भी चुकाना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हम ऋण पूंजी की व्यवस्था करें या समता अंश पूंजी की व्यवस्था करें। दूसरा हमारा बिंदु आता है व्यवसाय में संपत्तियों का प्रयोग। देखिए, व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व अथवा व्यवसाय का संपत्तियों का व्यवसाय में प्रयोग करने से पूर्व की अवधि में यदि ऋण पर ब्याज चुकाया जाता है तो ऐसे ब्याज के व्यय के रूप में कटौती तब तक नहीं मिलती जब तक संपत्तियों का व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ नहीं हो जाए। व्यवसाय में संपत्तियों का प्रयोग करने से पूर्व की अवधि का ब्याज पूंजीगत ब्याज माना जाता है, पूंजीगत व्यय माना जाता है। अतः संपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है और फिर हमारी क्या होता है, संपत्ति की लागत बढ़ जाती है तो उस पर ह्रास भी बढ़ जाता है और ह्रास व्यय के रूप में स्वीकृत हो जाता है। तीसरा हमारा बिंदु आता है अंश पूंजी या ऋण पूंजी। देखिए, अंश पूंजी के निर्गमन के व्यय आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होते। ठीक है, यद्यपि इनके लिए हम प्रारंभिक व्यय को जो है 5 वर्षों में बराबर बराबर कटौती प्रदान करते हैं। भारतीय कर अधिनियम की धारा 35D में हम इनको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की कटौती करदाता को मिलती है। इसके विपरीत यदि ऋणपत्र निर्गमन के जो व्यय होते हैं उन्हें आयगत व्यय के रूप में मानते हुए एक ही वर्ष में उनकी कटौती स्वीकृत हो जाती है, क्योंकि वो व्यय के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ हमें यह भी देखना होता है कर नियोजन के समय कि हम जिस तरीके की पूंजी का हम निर्गमन कर रहे हैं उसी तरीके से उसके व्यय की जो कटौती है वो भी हमें उसी तरीके से स्वीकृत होगी। तो हम कर नियोजन में उसको भी एक ध्यान में रख सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न स्थितियों का चित्रण करने हेतु हम निम्न शब्दावली का प्रयोग करके भी इसको समझ सकते हैं, जैसे पूंजी दंतीकरण, कैपिटल गियरिंग। तो देखिए, कैपिटल गियरिंग हेतु हम सबसे पहले जो हमारी कैपिटल है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक वह भाग जिस पर पूंजी की लागत प्रतिवर्ष समान रहती है, अर्थात ब्याज पर ली गई पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी,
और दूसरा वह भाग जिस पर पूंजी की लागत प्रतिवर्ष समान नहीं रहती है, जैसे समतांश पूंजी, संचय आदि। इन पर लाभांश प्रतिवर्ष समान नहीं रहता। तो कैपिटल गियरिंग को एक अनुपात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें दोनों प्रकार की पूंजी को अंश एवं हर, है ना, में रखकर हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार की पूंजी को हम अंश में रखें यानी कि ऊपर रखें, और किसे हर के रूप में रखें अर्थात निश्चित रखें, इसके लिए हालांकि कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पूंजी को हमें अंश के रूप में रखना है और किसको हमें हर के रूप में रखना है। इस तरीके से हम कैपिटल गियरिंग को भी दो भागों में बांट सकते हैं, हाई गियरिंग उच्च दंतीकरण और लो गियरिंग निम्न दंतीकरण। तो देखिए हाई गियरिंग क्या होता है। हाई गियरिंग, यदि कुल पूंजी में ऋण पूंजी का अनुपात अधिक हो तो ऐसी स्थिति को हाई गियरिंग या उच्च दंतीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में पूंजी के बड़े भाग पर चुकाए गए ब्याज को व्यय के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है और कर दायित्व में पर्याप्त कमी इससे आ जाती है। ठीक है। और लो गियरिंग या जो हमारा निम्न दंतीकरण जो है वो क्या है कि ये बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में समता अंश पूंजी जो होती है वो अधिक भाग रखती है हमारी कुल पूंजी में। इस स्थिति को हम सुरक्षित स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी पर प्रतिवर्ष ब्याज का भार जो है वो कम हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी राशि जो है वो लाभांश बांटने के कारण या लाभांश वितरण के कारण लाभों से कम भी हो जाती है, और फिर हम लाभांश को आयगत व्यय मानते हुए उसकी कटौती भी हम नई व्यय के रूप में नहीं ले पाते हैं। ठीक है। लेकिन हाई गियरिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसको हम एक गाड़ी का जैसे लीवर होता है ना, जैसे हम हाई गियर पे गाड़ी चलाएंगे तो हम अपने गंतव्य पे पहुंच तो जल्दी जाएंगे, लेकिन उसमें हमारे को दुर्घटना होने का डर भी जो है, उस जोखिम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव या हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जिसको बहुत सोचकर व्यापार की आय को देखते हुए, नियमित आय को देखते हुए ये निर्धारित करना चाहिए वित्तीय प्रबंधक को कि व्यवसाय में हम किस तरीके की कैपिटल गियर रखें, हाई गियरिंग रखें या लो गियरिंग रखें। अगला हमारा बिंदु इसमें आता है वित्तीय उत्तोलक, फिनेंशियल लीवरेज। देखिए वित्तीय उत्तोलक एक ऐसा अनुपात होता है जो कर पूर्व लाभों के प्रतिशत से ब्याज एवं कर पूर्व लाभों के प्रतिशत के अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को अर्निंग बिफोर टैक्सेस से हम उसको रेशो के रूप में निकाल लेते हैं, और वो हमारा फिनेंशियल लीवरेज जो है वो कहलाता है, वित्तीय उत्तोलक जो है वो कहलाता है। तो ये अनुपात इस स्थिति को बताता है कि जिस दर से कर एवं ब्याज पूर्व लाभों में वृद्धि होगी उससे दुगनी, मतलब हम जो उसको निकाल के देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको कल अगली क्लास में समझाऊंगी कि उसको निकाल करके ये तय किया जाता है कि हम जिस दर से कर एवं ब्याज पूर्व के लाभों में हम नई पूंजी को, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने से वो बढ़ती है, उसकी तुलना में हमारी व्यवसाय में आने वाली पूंजी की लागत कितनी बढ़ती है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से, एक सवाल की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेज के संबंध में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि वित्तीय प्रबंधन में जो ये लीवरेज शब्द जो है ये फिजिक्स से लिया गया है, भौतिक शास्त्र से में जो लीवर है उससे लिया गया है, यानी कि हम कम ताकत लगा करके भी अधिक काम कर सकें। हम लीवर किसको कहते हैं कि कम ताकत लगा करके अधिक काम में काम करना। जैसे मतलब है ना, हम जब कुएं से पानी निकालते हैं तो अगर हमने सीधी बाल्टी खींचेंगे तो हमें बहुत मेहनत होगी, लेकिन अगर हम एक पुल्ली लगा करके उसकी सहायता से निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ऋण पूंजी को जो है वो लीवरेज के रूप में हम काम में लेते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे समता पूंजी पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखिए हम जो ये तीन बिंदु हम डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल गियरिंग यानी कि पूंजी दंतीकरण, वित्तीय उत्तोलक यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज, और तीसरा समता पूंजी पर व्यापार, हम इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्णय कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन करें कि कर का नियोजन हो जाए और व्यवसाय की जो पूंजी है उसके आधार पर उचित तरीके से कर नियोजन की व्यवस्था की जा सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे समता पूंजी पर व्यापार। धन्यवाद।